FET के बाद जो है मॉसफेट के बाद, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है एक्चुअली, कि इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगा होता है और इसमें 2 सप्लाई दिया जाता है। तो इसका डायग्राम देख लीजिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। उसमें दो ट्रांजिस्टर लगा होता है, Q1 और Q2। ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टर आपस में, दोनों का इमीटर क्या है, एक ही साथ कनेक्टेड होता है RE के थ्रू। और क्या कहते हैं, 2 सप्लाई देते हैं इसमें, एक VCC सप्लाई देते हैं और एक यहाँ पे एक निगेटिव सप्लाई भी देते हैं। निगेटिव सप्लाई इसलिए देते हैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में होता है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में क्या होता था, बेस को जो था यहाँ पे R1 R2 रेजिस्टर होता था, बेस को क्या होता था, VCC से पोटेंशियल मिल जाता था। यहाँ पे क्या है, इसको हम AC सप्लाई दे रहे हैं और AC सप्लाई बहुत मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट में होता है, तो इससे क्या होगा, बेस को क्या कहते हैं, बायसिंग नहीं मिल पाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग निगेटिव सप्लाई भी देते हैं इमीटर के पास में, ताकि क्या हो, ट्रांजिस्टर जो है हमेशा एक्टिव रीजन में ऑपरेट करे। ठीक है, तो ये इस ट्रांजिस्टर में, ये इसमें क्या होता है, दोनों का इमीटर क्या होता है, आपस में कपल होता है, इसलिए इसको हम लोग इमीटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों का जो इमीटर है वो एक साथ कपल किया गया है, मतलब दोनों को एक साथ कपल किया गया है RE से। और नीचे भी निगेटिव सप्लाई दिया गया है। बाकी ये VCC तो सप्लाई आप जानते ही हैं रहता है हमारा, जो पहले हम लोग नीचे में सिर्फ ग्राउंड देते थे, सिर्फ ऊपर से VCC सप्लाई देते थे। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे निगेटिव सप्लाई भी देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेस को जो है, इस कॉन्फ़िगरेशन में बेस को बाइसिंग पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में यहाँ पे R1 यहाँ पे R2 होता था, ये पॉजिटिव वाला ही पोटेंशियल, यहाँ से हमको पोटेंशियल इसको मिल जाता था। अब ये जो मिल रहा है बहुत वीक होता है, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, ताकि ट्रांजिस्टर क्या हो, हमेशा एक्टिव रीजन में ऑपरेट करे। ठीक है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 इनपुट होता है, एक इनपुट ये और एक इनपुट ये, 2 इनपुट होता है और दोनों इनपुट के डिफरेंस को क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है। मतलब V0 इक्वल टू इसका जो आउटपुट आएगा, V0 वो आता है हमारे पास में V1 माइनस V2। ठीक है, दोनों सिग्नल इधर से V1 दिए, इधर से V2 दिए, तो दोनों सिग्नल के डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है। दोनों सिग्नल का जो डिफरेंस आया उसको वो आउटपुट पे आता है और उसको वो एम्पलीफाई करता है। मतलब एम्पलीफायर है ये, AC को एम्पलीफाई करेगा, तो दोनों सिग्नल जो हम यहाँ पे दिए V1 V2, तो दोनों के डिफरेंस को क्या करता है, आउटपुट पे आता है और दोनों के डिफरेंस को क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है। इसीलिए इसको हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। और इसका इमीटर जो है आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग इमीटर कपल्ड एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हो गया कि a circuit which amplifies the difference of two input voltages is called as differential amplifier। दो इनपुट वोल्टेज को जो एम्पलीफाई करता है उसको हम लोग डिफरेंशियल, दो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को जो एम्पलीफाई करता है उसको हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए V0 इक्वल टू ए V1 माइनस V2। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे हमारा है डिफरेंशियल मोड गेन। यहाँ पे ऐसे, वो ए का मतलब होता था वोल्टेज गेन, यहाँ पे इसका नाम हो गया डिफरेंशियल मोड गेन। ठीक है, या फिर डिफरेंशियल गेन, दोनों बोल सकते हैं इसको। तो इसका आउटपुट आता है, जैसे कि हमारे पास में क्या आता था, आउटपुट अपॉन आउटपुट, सिंपल ट्रांजिस्टर में क्या आता था, आउटपुट अपॉन आउटपुट को हम लोग क्या बोलते थे, AV वोल्टेज गेन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट है, लेकिन इनपुट की जगह पे क्या है, इनपुट की जगह पे डिफरेंस ऑफ दो सिग्नल है V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 इक्वल टू AV हुआ। ठीक है, इसको ए से भी रिप्रेजेंट करें या AB से बोलते हैं। तो AB वोल्टेज गेन अगर लिख रहे हैं तो इसको AB भी बोल सकते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट में क्या है, दो वोल्टेज का डिफरेंस है, क्योंकि दो इनपुट में क्या है, दो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। अभी तक तो जो ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे एक ही सिग्नल को देते थे इनपुट पे, वही एम्पलीफाई होता था। यहाँ पे क्या है, दो ट्रांजिस्टर को दो अलग अलग इनपुट दे रहे हैं और दोनों का डिफरेंस को क्या करता है, ये सिग्नल डिफरेंशियल एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट का एक्सप्रेशन आएगा, तो आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, V0 इक्वल टू ए बी बोले या ए बोले, ए बी इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, ए बी क्या हो गया, ए बी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस मोड गेन, क्योंकि इनपुट क्या है, यहाँ पे दो वोल्टेज का डिफरेंस है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिफरेंस मोड गेन। ऐसे सिंपल ट्रांजिस्टर में क्या पढ़ते थे हम लोग, वोल्टेज गेन, यहाँ पे डिफरेंशियल गेन बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट क्या है, दो इनपुट है और दोनों इनपुट का डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, और V1 V2 क्या होता है, यहाँ पे AC सिग्नल AC इनपुट होता है, क्योंकि हमको पता ही है ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर की तरह काम करता है, तो वह क्या करता है, AC सिग्नल जो उसको हम लोग इनपुट पे देते हैं उसको एम्पलीफाई करता है। जब हम लोग ट्रांजिस्टर का AC मॉडलिंग में पढ़े थे कि AC मॉडलिंग करने के लिए क्या करते थे, पहले कैपेसिटर लगाते थे ताकि ना तो उसमें कोई डीसी वैल्यू जाए
और ना ही डीसी वैल्यू बाहर निकल सके। डीसी वैल्यू बाहर ना निकल सके इसके लिए हम लोग कैपेसिटर के पास क्या कहते हैं कलेक्टर के पास में भी एक कैपेसिटर लगाते थे ताकि बाइसिंग के चलते जो डीसी आया वो डीसी बाहर ना निकल पाए। तो दोनों काम करते थे, ये सब हम बताए हुए हैं एसी एनालिसिस में। तो यहाँ पे क्या है, V1 V2 स्मॉल एसी इनपुट है और क्या करता है, दोनों एसी इनपुट को क्या करता है, ये डिफरेंस ऑफ एसी इनपुट को एम्पलीफाई करता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मतलब दो सिग्नल के इनपुट के डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है। तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर ये होता है, एमीटर कपल्ड होता है, दो इनपुट डलते हैं, ठीक है। ये कलेक्टर आरसी लगा हुआ है, ये हमारा इसका हो गया डायग्राम। इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी इसको बोलते हैं क्योंकि इमीटर क्या है, आपस में कपल्ड किया हुआ है, एक ही साथ इमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग ट्रांजिस्टर का कौन कौन सा मॉडल पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर का मॉडल पढ़ चुके हैं, आरई मॉडल, आरई मॉडल पढ़ चुके हैं। उसके बाद एच पैरामीटर जो उसको बोलते थे हाइब्रिड मॉडल भी पढ़ चुके हैं हम लोग, हाइब्रिड मॉडल पढ़ चुके हैं। हाइब्रिड मॉडल में भी दो था हमारे पास में, एक था एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ही पूछता है एग्जाम में, बाकी अप्रोक्सीमेट हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज कर सकते थे। एक होता है अप्रोक्सीमेट। तीसरा कौन सा पढ़ चुके हैं हम लोग, पाई मॉडल। पाई मॉडल किस में यूज, पाई मॉडल दोनों में, लो फ्रिक्वेंसी में भी यूज होता है और हाई फ्रिक्वेंसी में, लेकिन अगर हाई फ्रिक्वेंसी में यूज करना हो तो एच मॉडल क्या हो सकता है, नहीं यूज हो सकता है। और इस आरई मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, टी मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। और पाई मॉडल, पाई मॉडल दोनों के लिए यूज होता है, स्पेशली हाई फ्रिक्वेंसी का एनालिसिस करना हो तो पाई मॉडल सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। पाई मॉडल, लो मॉडल, पाई मॉडल में कौन सा टर्म आया था, जीएमवी पाई आया था, याद होगा। इसमें आया था जीएमवी पाई, इसमें आया था क्या कहते हैं बीटा आई बी, इसमें आया था एच एफ ई आई बी, जो हमारा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स आया था। ये सब पढ़ चुके हैं। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि चारों मॉडल यूज, तीनों चारों मॉडल यूज होता है अचानक से, मतलब कि उसका अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए तीनों चारों मॉडल कहीं भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि किसी सर्किट का एच मॉडल में उसको एनालाइज करना टफ हो जाता है तो आरई मॉडल में करते हैं, फिर हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल आता है तो उसको पाई मॉडल में करते हैं। तो इसलिए सब मॉडल का कम से कम बेसिक जानकारी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो हम लोग एसी एनालिसिस करेंगे, इसका एसी एनालिसिस करेंगे इस एम्पलीफायर का, जिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, वो आरई मॉडल में होगा। और आरई मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, टी मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एच पैरामीटर, एच मॉडल में इसका एनालिसिस करना टफ हो जाएगा, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस किसी भी बुक में जो दिया हुआ है वो आरई मॉडल में दिया हुआ है, इसका एनालिसिस एच मॉडल में किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हर एक जितना भी बुक अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सब में आरई मॉडल में ही इसका एसी एनालिसिस किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ट्रांजिस्टर कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है, कॉमन इमीटर मोड है कि कॉमन कलेक्टर मोड है कि कॉमन बेस मोड है, ये आप लोग बता सकते हैं। कॉमन इमीटर है कि कॉमन कलेक्टर है कि कॉमन, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं। यहाँ से एक V1 यहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से आएगा V1, यहाँ से आएगा V2, यहाँ पे हमको मिलेगा V0 इक्वल टू मिलेगा V1 माइनस V2, यहाँ पे हमको V0 मिलेगा V1 माइनस V2, ठीक है। दोनों कलेक्टर से ले रहे हैं तो V1 माइनस V2 हमको आउटपुट मिलता है यहाँ पे। तो आउटपुट किसके किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, कलेक्टर और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कलेक्टर और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये वाला भी आउटपुट V1 किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, कलेक्टर और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अब देखिए हम लोग कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर में क्या बताए थे कि कॉमन बेस हुआ तो कॉमन बेस ग्राउंडेड होगा और इनपुट आउटपुट दोनों पे क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। अगर कॉमन इमीटर होगा तो इनपुट आउटपुट दोनों पे क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है, यही बताए थे। तो इसको डायग्राम को देख के कैसे समझेंगे कि कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, कॉमन इमीटर है। तो अभी देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर और ग्राउंड से। यह हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे ये ग्राउंड है, कलेक्टर और ग्राउंड से ले रहे हैं, कलेक्टर और ग्राउंड से ले रहे हैं, कलेक्टर और यहाँ पे जो जो हमारा V2 आउटपुट आएगा वो कहाँ से आ रहा है, कलेक्टर और ग्राउंड से। V1 आउटपुट कहाँ से आ रहा है, कलेक्टर और ग्राउंड से, ठीक है। तो मतलब, और बेस हमारा क्या है, बेस भी हमारा ग्राउंडेड है, ठीक है, बेस भी हमारा क्या है, ग्राउंडेड है। यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एसी सप्लाई जो है वो क्या होता है, बहुत माइक्रो वोल्ट में होता है, माइक्रो वोल्ट में होता है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। एक्चुअली एम्पलीफायर का यही काम होता है। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो हमारा बेस जो है वो क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों पे कॉमन है। आउटपुट भी यहाँ बेस से ले रहे हैं और इनपुट भी, बेस मतलब क्या है, ग्राउंडेड है, तो ग्राउंड से आउटपुट ले रहे हैं, तो मतलब बेस भी हमारा इनपुट पे भी कॉमन है, आउटपुट पे भी कॉमन है। तो ये किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉमन कलेक्टर तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि कलेक्टर को सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है।
कलेक्टर को हमारा सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉमन कलेक्टर तो बोल नहीं सकते, कॉमन कलेक्टर जब भी होगा तो कलेक्टर के पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें इसका अगर एसी एनालिसिस करेंगे तो आरई मॉडल से करेंगे। आरई मॉडल में कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कॉमन बेस मॉडल जो था हमारे पास में आरई मॉडल का, उसको हम लोग यूज करके इसका एसी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, इट इज कॉल्ड इमीटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर बिकॉज इमीटर ऑफ Q1 एंड QT आर शॉर्टेड टुगेदर, ठीक है। दोनों को एक साथ कपल किया गया, इमीटर ऑफ Q1, एक Q1 ट्रांजिस्टर और Q2 ट्रांजिस्टर दोनों क्या है, शॉर्टेड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, ठीक है। Q1 and Q2 are identical transistor and Q1 Q should be maximum alike, मतलब Q1 Q2 इस तरह से लिया जाता है जैसे हम लोग करंट मिरर में लेते थे, दोनों ट्रांजिस्टर हमारा परफेक्टली मैच होता था, जिसको कि हम आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ये भी ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, दोनों मतलब आइडेंटिकल ही है। आइडेंटिकल है मतलब क्या है कि दोनों का बीटा करीब करीब सेम होगा। ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल मतलब क्या बताए थे कि दोनों का बीटा करीब करीब सेम होता है आइडियल के केस में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली दो ट्रांजिस्टर सेम बनाना पॉसिबल नहीं है, दो बीटा सेम का ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन करीब करीब बराबर को हम लोग बोल देते हैं कि आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर है, ठीक है। द टू बाइसिंग सप्लाई VCC एंड -BE आर यूज्ड टू ऑपरेट Q1 एंड Q2 इन एक्टिव रीजन, ठीक है। दोनों सप्लाई दिया गया है ताकि दोनों ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में ऑपरेट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नोट है। नोट क्या है कि निगेटिव सप्लाई ऑफ -BE जो दिया गया है, पहले हम लोग क्या करते थे, सीधे इमीटर में को ग्राउंड करके छोड़ देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव सप्लाई जो दिया गया है, निगेटिव सप्लाई इज नीडेड, निगेटिव सप्लाई इज नीडेड टू ऑपरेट इमीटर जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। हमारा इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, पता ही है आपको। as we don't connect base to the positive supply as in voltage divided bias, हमारे पास में बेस क्या होता था, वोल्टेज डिवाइडेड बाइसिंग में बेस क्या किससे कनेक्टेड होता था, प्लस पीसी से कनेक्टेड होता था R1 R2 के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या, हेंस V1 V2 आर इन V1 V2 आर, जो हमारा V1 और V2 जो एसी सप्लाई दोनों क्या है, मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट में है, हेंस दे आर नॉट एबल टू मेक ट्रांजिस्टर वर्क इन एक्टिव रीजन, ठीक है। इसलिए ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट नहीं करने देता है, इसलिए हमको वहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है ताकि मतलब हमारा जो है ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर सके, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी जनरली दो टाइप का होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज टू टाइप्स ऑफ आउटपुट। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का दो टाइप का आउटपुट होता है, एक होता है सिंगल आउटपुट, एक होता है डबल आउटपुट। इट इज मेजर्ड बिटवीन टू कलेक्टर्स, ठीक है। दोनों कलेक्टर के बीच में हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं, यहाँ C1 और C2। हम क्या बताए थे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर दोनों का, इसका V1 है, इसका V2 है, तो V1 माइनस V2 इसका आउटपुट आता है, ठीक है। तो एज ट्यूब में टोटल 6 सरफेसेस हैं और 6 सरफेसेस के साथ जो 3 यूनिक सरफेस है, ये आपका हो गया डिफरेंशियल सरफेस का। कौन सा क्लास चल रहा है अभी? ये हो गया डिफरेंशियल सरफेस का फॉर्मूला, ठीक है। ये तो मैंने इंडिविजुअल सरफेस को लेकर के बनाया था। क्लास बंद करना। ट्यूब में टोटल 6 सरफेसेस हैं और 6, ये किसका क्लास चल रहा था? कौन है भाई ऐसे? बोलिए सर, हो गया। हाँ, कौन था? अच्छा, ठीक है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस्ड आउटपुट, एक होता है डबल इंडेड आउटपुट, जिसको कि हम डिफरेंशियल आउटपुट बोलते हैं। इसके साथ जो 3 यूनिक सरफेस है, इसीलिए मैंने उन्हीं 3 यूनिक सरफेस के लिए डिफरेंशियल एरिया का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। बाकी जैसा भी केस आएगा उसमें आप यहाँ पे विष्णु चौधरी, कौन सा क्लास चला रहे हैं आप? विष्णु चौधरी, कौन सा क्लास चला रहे हैं आप? नई क्लास करना है तो लेफ्ट हो जाइए, ठीक है। तो हम ये बताए थे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस्ड आउटपुट, एक होता है डबल इंडेड आउटपुट। मतलब ये होता है कि जो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर उसमें क्या आता है, V0 इक्वल टू VC1 माइनस VC2 आता है, दोनों का कलेक्टर है VC1 माइनस VC2, ठीक है। अब देखिए इसमें बैलेंस्ड आउटपुट क्या होता है, बैलेंस्ड आउटपुट है 0 DC बिकॉज DC बायस वोल्टेज C1 एंड C2 आर इक्वल, ठीक है। मतलब जो हमारा, अगर क्या कहते हैं,
अगर जो ये दोनों वोल्टेज हमारे पास में आउटपुट आ रहा है, ठीक है, बैलेंस आउटपुट ये हम बोलते हैं कि जिसमें हमारा VC1 और VC2 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस हमको आउटपुट पे मिलता है यहाँ पे। लेकिन अगर ये डिफरेंस अगर जो है उसको हम बैलेंस आउटपुट तब बोलते हैं जब उसमें क्या हो, जीरो डीसी, मतलब डीसी का कोई भी वैल्यू उसमें ना आए, आउटपुट पे हमारा डीसी का कोई भी वैल्यू ना आए, बिकॉज डीसी बायस वोल्टेजेस एट C1 C2 आर इक्वल एंड दे गेट कैंसल इन VC1 माइनस VC2। ठीक है, तो डीसी बायसिंग जो वोल्टेज है इसलिए कैंसिल होगा। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम लोग कलेक्टर का रेजिस्टेंस लेते हैं, दोनों आरसी है, दोनों आरसी क्या है हमारा सेम है, तो दोनों को सेम बाइसिंग वोल्टेज मिलेगा। यहाँ बाइसिंग वोल्टेज क्या है हमारा, VCC है और VE है, दो हमारा बाइसिंग वोल्टेज है। ठीक है, दोनों का इमीटर रेजिस्टेंस भी सेम है, दोनों का कलेक्टर रेजिस्टेंस भी सेम है। तो बाइसिंग वोल्टेज के चलते दोनों जगह क्या होगा, बाइसिंग हमारा वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और ये तो हमारा AC वोल्टेज है। और हम बताए थे जनरली जो हम लोग एम्पलीफायर पढ़ते थे तो वहाँ पे एक कैपेसिटर के पास, यहाँ पे हम लोग कलेक्टर के पास में एक कैपेसिटर लगाते थे यहाँ पे, ताकि वो जो बाइसिंग के चलते जो डीसी आ रहा है उस डीसी को ब्लॉक कर दे। ठीक है, और एक इनपुट पे लगाते थे कैपेसिटर, उसको हम लोग कपलिंग कैपेसिटर बोलते थे, वो ताकि वो एसी को पास करे और डीसी को ब्लॉक कर दे, ना तो डीसी बाहर से आ पाए और ना तो अंदर का डीसी बाहर जा पाए, मतलब हम लोग को कंप्लीट एसी एम्पलीफायर चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कलेक्टर के पास तो कोई हमारे पास कैपेसिटर लगा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इसीलिए डीसी हमको आउटपुट पे ना मिले, इसके लिए क्या किया गया है, दोनों रेसिस्टर को क्या लिया गया है, सेम लिया है, दोनों कलेक्टर के रेसिस्टेंस को भी सेम लिया गया है और दोनों इमीटर के रेसिस्टेंस को भी सेम लिया गया है। ठीक है, तो जब हम इसमें बैलेंस्ड आउटपुट की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो है वो बैलेंस्ड आउटपुट आ रहा है, मतलब आउटपुट में हमको डीसी का कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा। हम कैपेसिटर नहीं भी लगाए हैं तब भी हमको आउटपुट में डीसी का कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड आउटपुट। ठीक है, ठीक है, बैलेंस आउटपुट है जीरो डीसी, बैलेंस आउटपुट है जीरो डीसी बिकॉज डीसी बायस वोल्टेजेस एट C1 एंड C2 आर इक्वल। क्यों इक्वल है कि दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस कलेक्टर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड आउटपुट क्या है, अनबैलेंस्ड आउटपुट और सिंगल इंडेड आउटपुट। अनबैलेंस्ड आउटपुट जो होता है उसको हम लोग सिंगल इंडेड आउटपुट भी बोलते हैं। सिंगल इंडेड आउटपुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाँ, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में बोल दिया कि दोनों आउटपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, लेकिन अगर अगर हम अन इसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को अगर हम लोग अनबैलेंस्ड कंडीशन में यूज करते हैं, तो अनबैलेंस्ड कंडीशन में यूज करने का मतलब होता है कि या तो हम इस कलेक्टर से आउटपुट लेंगे या तो हम इस कलेक्टर से आउटपुट लेंगे, दोनों का आउटपुट नहीं लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इंडेड आउटपुट। या तो हम इस कैपेसिटर से आउटपुट ले लिए, क्या इस कलेक्टर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट ले लिए और एक से आउटपुट नहीं लिया, तो इससे ले लिया या तो इससे ले लिया, मतलब दोनों में से किसी एक से आउटपुट लेंगे। क्योंकि अब ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम चाहे तो इसी में से भी एक से भी आउटपुट ले सकते हैं, और कहीं हमको सर्किट जोड़ना है तो सिर्फ यहाँ से तार आउटपुट लेकर के हम जोड़ सकते हैं। लेकिन दोनों से लेते हैं वो हम, अगर हमको डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, लेकिन अगर हमको कोई दूसरा काम करना है इसी सर्किट से, तो किसी एक से भी आउटपुट लेकर के, एक से आउटपुट लेकर के और ग्राउंड से लेकर के, दो वायर लेकर के हम लोग दूसरा सर्किट में जोड़ सकते हैं। लेकिन जनरली इसका जो वर्क होता है वो डिफरेंशियल आउटपुट की तरह, एम्पलीफायर की तरह वर्क होता है। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन, जिसको कि हम सिंगल इंडेड आउटपुट बोलते हैं, उस कंडीशन में किसी भी दोनों में से किसी भी एक से आउटपुट लेकर के हम लोग काम चला सकते हैं। और उस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को जब किसी एक ही ट्रांजिस्टर से आउटपुट लेंगे तो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड आउटपुट जिसको हम लोग सिंगल इंडेड आउटपुट बोलते हैं, इट इज मेजर्ड बिटवीन ग्राउंड C1 एंड ग्राउंड और C2 एंड ग्राउंड। या तो इस कलेक्टर से यूज लेंगे वोल्टेज, इस कलेक्टर और ग्राउंड से लेके, या तो इस कलेक्टर और ग्राउंड से लेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक आउटपुट टर्मिनल से हम लोग आउटपुट लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड और सिंगल इंडेड आउटपुट। अनबैलेंस का मतलब हो गया कि किसी एक से ही आउटपुट लिए, और बैलेंस मतलब क्या हो गया, दोनों से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, दोनों का आउटपुट, दोनों से आउटपुट ले रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस को वो एम्पलीफाई करता है। तो वी नॉट इक्वल टू आइदर VC1 होगा, और इससे अगर हम लेंगे आउटपुट तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC2 हो जाएगा, मतलब VC2 हो जाएगा। अगर इससे हम लोग आउटपुट लेंगे सिर्फ और इससे नहीं लेंगे तो वी नॉट इक्वल टू VCT हो जाएगा। तो किसी भी एक ट्रांजिस्टर से अगर हम आउटपुट ले रहे हैं, मतलब सिंगल इंडेड आउटपुट, अगर सिंगल इंडेड आउटपुट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड आउटपुट। अब ये सर्किट है तो इससे हम दोनों काम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनबैलेंस्ड आउटपुट में क्या होता है, अनबैलेंस्ड आउटपुट हैज नॉन जीरो डीसी। अनबैलेंस्ड आउटपुट में क्या होता है, हमारा डीसी कंपोनेंट भी
डीसी कंपोनेंट भी मौजूद होता है, मतलब नॉन जीरो डीसी, बिकॉज द डीसी बायस वोल्टेज प्रेजेंट एट कलेक्टर सर्किट विल अपीयर इन द आउटपुट। क्या होगा, जो एक के साथ एक के पास जो डीसी वोल्टेज है यहाँ पे, अब यहाँ तक क्या था, यहाँ पे दोनों के चलते डीसी वोल्टेज था, तो दोनों का डीसी वोल्टेज आपस में क्या हो जा रहा था, कैंसिल हो जा रहा था, यहाँ का डीसी। लेकिन सिर्फ एक से लेंगे आउटपुट, तो एक इसमें जो डीसी ऐड होगा और यहाँ पे कोई कैपेसिटर भी नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डीसी इसके आउटपुट में डीसी थोड़ा, इसका जो बाइसिंग का जो डीसी वैल्यू होगा वो कुछ ऐड हो जाएगा इसमें। यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों तरफ से आ रहा था डीसी, ठीक है, और दोनों डीसी डिफरेंस में आपस में आकर के दोनों को सेम बाइसिंग डीसी वोल्टेज मिल रहा था, दोनों आपस में क्या होता था, डिफरेंस के चलते कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन सिर्फ एक टर्मिनल से लेंगे तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज आएगा ना इसके थ्रू, कुछ ना कुछ तो एसी में क्या हो जाएगा, कुछ डीसी मिक्स रहेगा हमारा। तो अगर अनबैलेंस्ड आउटपुट अगर हम लोग लेते हैं तो वो हमारा कैसा होता है, अगर अनबैलेंस्ड आउटपुट की हम लोग बात करते हैं तो उसमें डीसी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर तो लगाते नहीं है बाकी एम्पलीफायर की तरह जो डीसी को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड आउटपुट हैज नॉन जीरो डीसी बिकॉज the DC bias voltage present at collector will appear in the output। अनबैलेंस्ड आउटपुट में कैसा हो गया, अनबैलेंस्ड आउटपुट का मतलब क्या हो गया, सिंगल इंडेड आउटपुट में क्या रहेगा, AC प्लस DC दोनों मौजूद रहेगा, वेयर एज बैलेंस आउटपुट में क्या रहेगा, सिर्फ AC हमारा मौजूद रहेगा, ठीक है। यहाँ भी कुछ नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनपुट इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑल्सो टू टाइप। अब क्या है, जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसमें भी इनपुट भी हम दो टाइप का ले सकते हैं, या तो क्या करें, या तो क्या कर सकते हैं, या तो कॉन्फ़िगरेशन सर्किट हमारा ऐसा ही हो, ठीक है, सर्किट हमारा ऐसा ही हो, जैसे हम आउटपुट एक से लिए थे वैसा हम इनपुट में भी कर सकते हैं कि सर्किट हमारा ऐसा ही हो, एक को ग्राउंड कर दे और एक ही से इनपुट डालें, ठीक है। या तो हम इससे इनपुट डालें या तो इससे इनपुट डालें, मतलब एक को शॉर्ट कर दे इससे इनपुट डालें, या तो फिर इसको शॉर्ट कर दे इससे इनपुट डालें। जिस तरह हम आउटपुट भी एक से ले सकते हैं उस तरह इनपुट इस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट भी एक ही डाल सकते हैं। तो इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसको हम लोग, इसका एक अलग नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है क्या, वो देखिए इसका नाम दिया है सिंगल इंडेड इनपुट। तो इसको किस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑल्सो टू टाइप्स, डुअल इनपुट जिसको कि हम लोग डिफरेंशियल इनपुट बोल रहे हैं, दोनों इनपुट बोल रहे हैं, और एक हो गया सिंगल इनपुट, मतलब कोई एक ही इनपुट दिए, ठीक है। जब दोनों तरफ से इनपुट दे रहे हैं, व्हेन बोथ V1 V2 आर अप्लाइड, दोनों इनपुट दे रहे हैं, द नेट आउटपुट वोल्टेज इज V1 माइनस V2, दोनों आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, V1 माइनस V2। If input is dual, then effect of noise gets cancelled because noise has equal effect on V1 and V2, ठीक है। अगर हम लोग डुअल इनपुट दे रहे हैं तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो थोड़ा हमारा कम नॉइजी होगा। क्यों नॉइजी होगा, क्योंकि हमारा इनपुट क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, दोनों का डिफरेंस इनपुट जाएगा V1 माइनस V2, तो उसके चलते क्या होगा, नॉइज इस पे भी प्रेजेंट रहेगा, इस पे भी प्रेजेंट रहेगा, तो दोनों पे प्रेजेंट रहेगा, दोनों पे डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस के चलते क्या हो जाएगा, नॉइज गेट कैंसल्ड, ठीक है। जो नॉइज सिग्नल आ जाता है, जो अनवांटेड सिग्नल किसी भी तरह से आ जाता है, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर दोनों तरफ से इनपुट देंगे तो क्या फायदा रहेगा हमको, जो हमको रिसीवर मिले, जो हमको इससे जो एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा उसी में किसी तरह का घरघराहट नहीं रहेगा, ठीक है, किसी मतलब पूरा फ्रेश आवाज आएगा, ठीक है। अगर सिंगल इनपुट यूज करेंगे, कोई एक ही इनपुट यूज किए, एक को हम लोग शॉर्ट कर दिए, तब भी तो सिग्नल एम्पलीफाई होगा। इफ इमीटर ऑफ V1 and V2 is applied, and for example if V1 is applied then V2 is kept zero vice versa, noise effect will exist in a single output। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डिवाइस है वो ज़्यादा नॉइजी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एक इनपुट डालेंगे और एक नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद जो एम्पलीफाई होकर हमको सिग्नल मिलेगा वो क्या रहेगा, उसमें नॉइज ज़्यादा रहेगा, मतलब घरघराहट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड इन 4 डिफरेंट मोड्स। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन है, नाम क्यों है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कि डिफरेंस ऑफ दो आउटपुट हमको मिलता है, डिफरेंस ऑफ दो इनपुट अप्लाई भी करते हैं और डिफरेंस ऑफ दो आउटपुट हमको मिलता भी है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को टोटल हम लोग 4 कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन 4 कॉन्फ़िगरेशन। टोटल इसको हम लोग कितने कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हैं, 4 कॉन्फ़िगरेशन में, 4 कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कौन-कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, दो तो अभी हम लोग देख ही लिए। एक तो डुअल इनपुट, दोनों इनपुट और दोनों से आउटपुट। तो क्या हो जाएगा, डुअल इनपुट डुअल आउटपुट। एक क्या हो जाएगा, सिंगल इनपुट डुअल आउटपुट, दोनों से आउटपुट। एक हो जाएगा डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हम लोग चार हम लोग इस तरह से इसको हम लोग 4 कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं चारों का हम लोग नाम देखते हैं क्या-क्या है, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड इन 4 डिफरेंट मोड्स, ठीक है। पहला हो गया डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट मोड,
मतलब डुअल इनपुट इनपुट भी डुअल दिए और आउटपुट हमारा बैलेंस्ड है, मतलब दोनों का डिफरेंस हमको मिल रहा है। बैलेंस आउटपुट का क्या मतलब बताए थे कि दोनों का डिफरेंस मिल रहा है और आउटपुट पे कोई डीसी प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट मोड, इसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली डिफरेंशियल मोड। जो असल जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का काम होता है वो यही होता है कि दोनों तरफ से इनपुट दिए और आउटपुट भी हमको क्या मिला, दोनों का डिफरेंस, दोनों कलेक्टर का हमको डिफरेंस आउटपुट मिला। ठीक है, यही होता है फुली डिफरेंशियल मोड, इसको हम लोग बोलते हैं। मेन काम इसका यही होता है। लेकिन इसको हम लोग छेड़छाड़ करके एक इनपुट दिए और एक ही से आउटपुट ले लिए, तो अलग अलग मोड में भी इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तो मेन हो गया, जो इसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दोनों इनपुट और आउटपुट भी क्या आ रहा है हमारा, दोनों का डिफरेंस ऑफ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो गया डुअल इनपुट, डुअल डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। इनपुट हम दोनों से दे रहे हैं, अनबैलेंस्ड आउटपुट मतलब क्या हो गया, या तो हम कलेक्टर पहला ट्रांजिस्टर से आउटपुट ले लेंगे या तो हम दूसरा ट्रांजिस्टर से आउटपुट ले लेंगे। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सेमी डिफरेंशियल मोड। इसमें क्या देखे थे, इसमें हमारा एसी और डीसी दोनों प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा जो बैलेंस्ड आउटपुट था उसमें दोनों का डीसी कैंसिल हो जा रहा था। यहाँ पे एक ही जगह से आउटपुट ले रहे हैं, तो बाइसिंग का जो डीसी वोल्टेज है वो प्रेजेंट रहेगा इसमें। तो इसका नाम हो गया डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। मतलब इनपुट तो दोनों से दे रहे हैं और आउटपुट हम किसी एक से ले रहे हैं, तो इस मोड को हम लोग बोलते हैं सेमी डिफरेंशियल मोड। ठीक है, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, मतलब इनपुट सिंगल दिए लेकिन आउटपुट क्या है, हम दोनों से ले रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट मोड। और चौथा मोड हो गया सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड मोड, मतलब इनपुट भी सिंगल दिए और आउटपुट भी हम लोग किसी एक ट्रांजिस्टर से ले रहे हैं, तो इसका नाम हो गया सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट मोड। तो वो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम लोग पढ़े, अभी डायग्राम देखे, जिसमें जिसका मेन काम था कि दोनों इनपुट रहता है, दोनों तरफ से इनपुट दे सकते हैं और दोनों आउटपुट का डिफरेंस हमको मिलता है, तो ये फुली डिफरेंशियल मोड बोलता है। लेकिन इसी में अगर हम इसके कॉम्बिनेशन के साथ हम छेड़छाड़ करें, मतलब एक इनपुट भी एक से दे आउटपुट भी एक से दे, तो हो जाएगा सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। इनपुट एक ही से दो और दोनों से आउटपुट ले ले, मतलब बैलेंस आउटपुट, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर को टोटल हम लोग 4 कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिकली यूज्ड मोड्स इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो प्रैक्टिकल में जो दोनों यूज होता है वो कौन सा होता है, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट मोड। डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट मोड, यही जो फुली डिफरेंशियल मोड हो गया, मतलब दोनों इनपुट दे रहे हैं और बैलेंस्ड आउटपुट मतलब दोनों का डिफरेंस आउटपुट हमको मिल रहा है, जिसमें कि क्या होता है, डीसी प्रेजेंट नहीं होता है। डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट मोड पहला मोड इसमें ऑपरेट करते हैं। और डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड मोड, मतलब दोनों इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट किसी एक से ले रहे हैं, तो डिफरेंशियल का नाम हो रहा है कि दोनों 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 दो तरफ से हम लोग सिग्नल इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो डुअल इनपुट और अनबैलेंस्ड मोड, इनपुट दोनों से दे रहे हैं और आउटपुट किसी एक से दे रहे हैं। तो जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है, यही दोनों मोड जो है वो हमारा क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अच्छा, एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का हमको ऐसी एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एम्पलीफायर का हम लोग को ऐसी एनालिसिस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हम लोग डीसी वोल्टेज देते हैं वो तो बाइसिंग करने के लिए देते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है, एक्चुअली जो एसी सिग्नल उसको दे रहे हैं उसको एम्पलीफाई करके वो आउटपुट पे देगा, और उसमें किसी तरह का कोई डीसी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कैन बी रिप्लेस्ड विथ एच मॉडल, पाई मॉडल, टी मॉडल। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो है हम लोग एसी एनालिसिस करते हैं तो उसको किसी भी मॉडल में रिप्लेस कर सकते हैं, एच मॉडल में रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर उसको पाई मॉडल में रिप्लेस कर सकते हैं, टी मॉडल में रिप्लेस कर सकते हैं, और इसी टी मॉडल को हम लोग आरई मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, आरई मॉडल में रिप्लेस कर सकते हैं, बट एनालिसिस बिकम इजियर विथ टी मॉडल। टी मॉडल मतलब आरई मॉडल। तो हम लोग जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एनालिसिस करते हैं तो टी मॉडल से करते हैं, जिसको कि हम लोग आरई मॉडल बोलते हैं, इसी से करते हैं। क्यों, क्योंकि इससे इसको एनालिसिस करना आसान है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी रीड्रॉन बाय रिप्लेसिंग ट्रांजिस्टर विथ इस इक्विवेलेंट टी मॉडल सर्किट। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमारा सर्किट है, जैसे हम लोग एम्पलीफायर में करते थे, एसी एनालिसिस करने के लिए क्या करते थे, सारा कैपेसिटर को पहले शॉर्ट कर देते थे। कैपेसिटर तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास में। ठीक है, कैपेसिटर को सॉरी ओपन कर देते थे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया, तो कैपेसिटर कैपेसिटर जब हम लोग एसी एनालिसिस करते थे तो क्या करते थे, डीसी सप्लाई को हटा देते थे, डीसी सप्लाई को हटा देते थे और कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते थे। हाँ, डीसी सप्लाई को हटाते थे, कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते थे, तो यहाँ पे कोई कैपेसिटर तो लगा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीसी सप्लाई को हटा देंगे जब इसका एसी एनालिसिस करेंगे, और ट्रांजिस्टर को क्या करते थे, उसके इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस कर देते थे। इक्विवेलेंट मॉडल उसका चाहे एच मॉडल हो, हाइब्रिड मॉडल हो, चाहे उसका आरई मॉडल हो, दोनों, या फिर पाई मॉडल नया जो हम लोग पढ़े थे, तो पाई मॉडल से भी उस ट्रांजिस्टर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में यूज हो रहा है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर हमारा यूज हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग आरई मॉडल में रिप्लेस करेंगे
तो ट्रांजिस्टर का जो हमारा कॉमन बेस का जो आरई मॉडल था उससे रिप्लेस करेंगे। तो ट्रांजिस्टर का कॉमन मोड का कैसा था हमारा आरई मॉडल? ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का हमारा आरई मॉडल कैसा था? कुछ ऐसा था हमारा ट्रांजिस्टर का आरई मॉडल, ऐसा था। कॉमन बेस के लिए इधर आरई था, यहाँ पे हमारा क्या था? डिपेंडेंट करंट सोर्स अल्फा आई था हमारे पास में, ये था। यहाँ से आईसी आ रहा था, यहाँ से आईसी आ रहा था, यहाँ से आईसी आ रहा था, यहाँ पे इधर हमारा आई जा रहा था। ठीक है, आई जा रहा था, ये हमारा था ट्रांजिस्टर का मॉडल। तो एक्चुअली क्या था, ये हमारा प्लस माइनस, ये हमारा ग्राउंड होता है, ये हमारा प्लस माइनस क्या होता है? ग्राउंड होता है। तो इस दोनों ग्राउंड को क्या कर सकते हैं हम लोग? साथ में भी सटा के भी दिखा सकते हैं। दोनों तो ग्राउंड ही है ना, एक ही टर्मिनल पे है, तो दोनों को हम लोग सटा के भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ओपन होगा तो करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, उसको दिखाते ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों किस पे कनेक्टेड है? ग्राउंड पे ही कनेक्टेड है। दोनों को यहाँ पे क्या किया है? सटा के दिखाया है यहाँ पे। ये आरई और जो ये वाला टर्म है, इस दोनों को यहाँ पे क्या किया है? सटा के दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया गया है? उसका आरई मॉडल जो है इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका एसी एनालिसिस किया। तो एसी एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग डीसी वोल्टेज को हटा देते थे, जो एसी एनालिसिस करते थे। जो हमारा बायसिंग वोल्टेज था उसको हम लोग हटा देते थे, और कैपेसिटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते थे। सारा कैपेसिटर को हम लोग हटा देते थे। ठीक है, ठीक है, तो डीसी अब इसका एसी एनालिसिस करेंगे तो डीसी वोल्टेज हटा देंगे, कैपेसिटर तो इसमें है ही नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। बाकी ट्रांजिस्टर को उसके इक्विवेलेंट मॉडल से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको आरई मॉडल से एनालाइज करना आसान रहेगा, क्योंकि एच पैरामीटर से एनालाइज करना इसको टफ है, किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग आरई मॉडल से ही देखेंगे। तो आरई कॉमन बेस का आरई मॉडल से इसको हम लोग ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों को ऐसे ही सटा के दिखाया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अल्फा एन इसको इस साइड दिखाया, मतलब वो जो हमारा डायग्राम कैसा था, वो हम कॉमन बेस जो हम लोग इसका ड्रॉ किए थे, तो हमारा कुछ ऐसा था। ट्रांजिस्टर को हम लोग ऐसे दिखाए थे, ऐसे दिखाए थे, ऐसे कलेक्टर था, ऐसे मीटर था, ऐसा दिखाए थे। ये मीटर था, ये मीटर था, ये कलेक्टर था, ऐसा दिखाए थे। बेस यहाँ पे था, इसी को थोड़ा ऐसे कर दिया, सीधा कर दिया इसको, इसको सीधा कर दिया, मतलब बेस को यहाँ पे दिखाया है। इस डायग्राम में देखिए, वो जो कॉमन बेस का हम लोग ऐसे देखते कि दो ट्रांजिस्टर, दो डायोड करके एनालाइज करने में आसानी होता था, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर को क्या है? ऐसे कर दिया, घुमा दिया है। कॉमन बेस ही, लेकिन ट्रांजिस्टर को क्या किया है? घुमा दिया है। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो इस टाइप का बनेगा। एक हमारा पास ये आर ई मिलेगा, ये अल्फा आई मिलेगा। यहाँ पे जो हमारा कलेक्टर था, आउटपुट वाला जो कलेक्टर था, यहाँ पे आउटपुट मतलब आउटपुट पोर्ट को इधर दिखाया है, आउटपुट वाले पोर्ट को इस साइड दिखाया है। ये आरसी था हमारा यहाँ पे, तो आरसी क्या हो गया? हमारा ग्राउंड चला गया, क्योंकि वीसीसी जो है उसको हम लोग क्या किया? ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिए। ये अल्फा आई, ये आर ई हो गया। इस ट्रांजिस्टर का, दोनों ट्रांजिस्टर का इमीटर एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दिया आर ई, दोनों ट्रांजिस्टर का इमीटर एक साथ कनेक्टेड है। इसका आउटपुट दिखा दिया इस साइड। ठीक है, जो है वो इसका अल्फा आई टू इधर हो गया, इस ट्रांजिस्टर का आर ई मॉडल आर इधर हो गया, और इसका क्या कहते हैं? इसका भी आरसी जो है आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है? ग्राउंड से कनेक्टेड है, क्योंकि डीसी वोल्टेज को हम लोग हटा दिए। तो ये इसका हो गया इक्विवेलेंट आरई मॉडल ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका इक्विवेलेंट आरई मॉडल हो गया। इक्विवेलेंट एसी मॉडल इन आरई इक्विवेलेंट सर्किट। एसी 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 सर्किट, इसको इसका इसका एसी इक्विवेलेंट हम लोग ड्रॉ कर लिए, जिसमें कि ट्रांजिस्टर को किससे रिप्लेस किए हैं? उसके आरई मॉडल से रिप्लेस किए हैं। तो ये जो हमारा फिगर था, एक्चुअली इसी फिगर को क्या किया गया है? जो उसको आरई मॉडल में रिप्ले बना दिया गया है। ठीक है, एसी एनालिसिस किया गया है। तो पहले तो हम लोग, जो कैपेसिटर तो इसमें था ही नहीं, तो कैपेसिटर का कोई चक्कर ही नहीं था। जो डीसी वोल्टेज है उसको हम लोग हटा दिए, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, और बाकी जो ट्रांजिस्टर है उसको उसके आरई मॉडल से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से, फिर धीरे धीरे अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, शुरू में कुछ एक दो याद ही करना पड़ेगा समझ समझ के, बाद में फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, अब इसका हमको एसी एनालिसिस करना है। एसी एनालिसिस करना है मतलब क्या क्या फाइंड करना है? एसी एनालिसिस में हम लोग क्या क्या फाइंड करते थे? वोल्टेज गेन फाइंड करते थे, और यहाँ पे वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे। यहाँ पे करंट गेन इसमें नहीं फाइंड किया था, वोल्टेज गेन, क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है? वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है, तो हमारा मेन है वोल्टेज गेन फाइंड करना है। जो वी नोट आ रहा है, वी नोट क्या आ रहा है हमारे पास में? वी सी वन माइनस वी सी टू आ रहा था। ठीक है, वोल्टेज,
आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है और आउटपुट अपन इनपुट वोल्टेज गेन भी फाइंड करना है। ए बी भी हमको फाइंड कर रहा है। ए बी हमारे पास क्या आ रहा था, ए बी हमारे पास में आ रहा था, क्या कहते हैं, वी नॉट अपॉन वी नॉट, वी नॉट आ रहा था बीसी वी नॉट अपॉन, इसको हम लोग बोल सकते हैं वी वन माइनस वी टू, जो हमारा वी वन माइनस डिफरेंस ऑफ इनपुट है। तो एक्चुअली हमको वोल्टेज गेन फाइंड करना है और हम लोग इनपुट इम्पीडेंस इसमें फाइंड कर सकते हैं और आउट इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। इसमें हम लोग करंट गेन नहीं फाइंड करते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसका नाम ही है वोल्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, तो करंट से इसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसके एनालिसिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो करंट गेन फाइंड नहीं करते हैं, सिर्फ वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे, जिसको कि हम लोग डिफरेंशियल वोल्टेज गेन बोलते हैं। और क्या फाइंड करेंगे, और हम लोग इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस इसका हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आर ई एसी इक्विवेलेंट मॉडल सर्किट हम उस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बनाया, जिसको कि किस मॉडल, जिसमें कि ट्रांजिस्टर को हम लोग उसके किस मॉडल से रिप्लेस किए, उसके आर ई मॉडल से रिप्लेस किया। आर ई मॉडल को क्या बोलते हैं हम लोग, टी मॉडल भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग उसके टी मॉडल से रिप्लेस कर दिए। अब हमको निकालना है वोल्टेज गेन, इनपुट वोल्टेज गेन, इनपुट इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। करंट गेन यहाँ पे हमको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। यहाँ पे करंट एम्पलीफायर नहीं है। पहले जो हमारा एम्पलीफायर होता था वो करंट को भी एम्पलीफाई करता था और वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता था, लेकिन ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है सिर्फ क्या करता है, डिफरेंस इन वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। या फिर अगर हम लोग सिंगल डब क्या कहते हैं अनबैलेंस्ड आउटपुट मोड में ले रहे हैं, तो मतलब एक ही तरफ से इनपुट लेंगे तो क्या करेगा, एक ही आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड आउटपुट भी मिल सकता है हमको। ठीक है, तो इसका हम लोग एसी एनालिसिस करके देखेंगे। तो एसी एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिए तो इस लूप में हम इधर से चलेंगे लूप वन में। लूप वन में चल के हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्टेज करंट का इक्वेशन लिखेंगे। तो इधर से चलेंगे तो आई इधर आ रहा था इसमें, ठीक है, और आई टू, ये ट्रांजिस्टर है तो इसमें आई टू इधर जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, इसमें आई टू इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे